यहां पता नहीं मंदिर बनाया लोगों की नहीं सम्राट अशोक का, लेकिन चाइना में आज भी सम्राट अशोक का मंदिर है, जिसको लियांग वुडी ने उस पर नाम लिखवाया था चाइनीज भाषा में। लियांग वुडी को चीन का सम्राट अशोक कहा जाता है। राजा शोतोकु जापान का सबसे बड़ा राजा, जापान के इतिहास में जापान का सम्राट अशोक कहा जाता है शोतोकु को। मंगोलिया में बुद्ध को भी खान ही कहा जाता है। खान टाइटल बौद्धों की थी, मुस्लिमों की कभी नहीं रही। अशोक के जमाने में संस्कृत जैसी कोई भाषा नहीं थी। आरा का नाम बदल गया। आरा 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 क्या आरा? आरा का नाम था आराम नगर, तो आराम नगर ही शॉर्ट होकर करके आरा हो गया है। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना जी। मैं जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कुछ नहीं है, ये 2 नंबर का हवा हवाई है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मनुस्मृति का छोटा संस्करण है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि भारत में वर्ण व्यवस्था स्थापित करो। जिन लोगों ने स्त्रियों को गाली दी, जिन लोगों ने स्त्रियों को कुत्ता से तुलना की, शूद्रों की तुलना कुत्ता से की, उन लेखकों का ना तो माता पिता का नाम पता है, ना गांव पता है। इधर बीच जिन पुस्तकों ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो मोतीलाल आलमचंद की। इन्होंने सम्राट अशोक के शिलालेखों में जितने शब्द हैं आए हैं 3000 से प्लस है, सबका उन्होंने हिंदी में और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है। बहुत बड़ा काम। इसके पहले कुछ अंग्रेजों ने काम किया है। चूंकि अशोक के जो शब्द हैं वो आज से 2300 साल पुराने हैं। 23 साल केवल पहले जिन्होंने हमको देखा होगा, 23 साल में ही हमारा शकल सूरत सब बदल गया। अब सोचिए कि 2300 साल से जो शब्द चला आ रहा है उसमें कितना बड़ा परिवर्तन हुआ होगा। शब्द भी तो बूढ़े होते हैं, मरते हैं। हमारे यहां जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जितना ये फेक हिस्ट्री है, हमारे यहां 2 तरह का साहित्य है। एक तरह का साहित्य है कि आदमी को कैसे आदमी बनाया जाए और मनुष्यता को और मानवता की रक्षा कैसे की जाए, एक साहित्य इस पर है। और एक साहित्य ऐसा है कि मनुष्य का कैसे शोषण किया जाए, मनुष्य को किस तरह से तबाह किया जाए, उसको गरीबी में रखा जाए, इस पर आधारित। हमारे यहां तो बहुत सारे स्कॉलर फेक आईडी से यही लिखे। जिन लोगों ने स्त्रियों को गाली दी, जिन लोगों ने स्त्रियों को कुत्ता से तुलना की, शूद्रों की तुलना कुत्ता से की। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना जी। मैं जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं, और ये सब बातें न केवल 5 आदमी के बीच, बल्कि हमारे सामने अगर भाई चांसलर और मुख्यमंत्री भी रहे तो भी मैं ये बात बोलता हूं। तो कोई भी राइटर अगर न्याय प्रिय है तो किसी को गाली देगा? नहीं देगा। इसीलिए इस तरह के जितने साहित्य हैं सब फेक हैं। उन लेखकों का ना तो माता पिता का नाम पता है, ना गांव पता है। नहीं? जैसे सोशल मीडिया पर है वैसे उसमें भी है। तो हम लोग जो फेक हिस्ट्री है, अभी कुल बहुत सारी चर्चा यहां हो रही थी। अरे भाई, फाहियान और वेंसांग को जब नहीं मिला विनय पिटक और सुत पिटक, पटना के गली गली छान मारे, तो आपको मिल गया। उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, उसके लपेटे में नहीं आना है, आपको अपने विवेक से चलना है। वही बुद्ध का सत्य नहीं है, और जब ही उसके लपेटे में आइएगा फिर आपका बर्बाद होना तय है। उसे रोकने की ताकत किसी में नहीं है, पूरी मिलावट है।
मैं यह बात पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, ये नहीं कि बुद्ध का साहित्य है तो एकदम सही ही है। मैं तो कह रहा हूं कि जब उतना पहले उन लोगों को नहीं मिला, संस्कृत का ट्रांसलेशन मिला, तो आपको ओरिजिनल कहां से मिल गया? जो आदमी इतना खाक छाना। और तो ये जो फेक हिस्ट्री है, मैं कह रहा हूं कि फेक पुस्तकों के कारण लिखा गया है। अब उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। उसकी उम्र कैसे हम लोग तय करते हैं कि भाई एक किताब है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो भाषा वैज्ञानिक हैं वो पकड़ लेगा कि कितने साल पुरानी किताब है। आप झूठा दावा नहीं कर सकते हैं। आज लिखिएगा, कहिएगा कि हमारी किताब 1000 साल पुरानी है, तो हम लोग पकड़ लेंगे। उसके औजार हम लोग डेवलप किए हैं। कैसे पकड़ेंगे? जैसे खोज हुई कार्बन डेटिंग की इधर, तो कार्बन डेटिंग से हम लोग हड्डी की उम्र जानते हैं, तो किताबों की भी उम्र जान सकते हैं आप। अभी ये मैं जो शब्दों पर बोल रहा था कि अशोक के शब्द 2300 साल पुराने हैं, तो शब्द मरते हैं, पतले होते हैं, दुबले होते हैं, बहुत सारा मोटे होते हैं। बहुत, उसका इतना एग्जाम्पल देने का समय तो नहीं है, उस रोचक इतिहास में आपको नहीं ले जाना चाहता हूं। लेकिन शब्दों का भी अपना जीवन है, जिंदगी है, उसकी भी अपनी डायरी है। तो शब्द मरते हैं, 1000 साल में मैं तो शशि लगता है कि भूल रहा हूं, 1000 साल में 19% शब्द मरते हैं, मोटा मोटी अमूमन। सैकड़े 19 शब्द 1000 साल में मर जाते हैं, डिक्शनरी से बाहर हो जाते हैं, बोलचाल के प्रयोग से खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए कि तुलसीदास के रामचरितमानस का उम्र तय करना हो, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, तो कैसे तय कीजिएगा? हम लोग सर्वे करेंगे कि अवधी भाषा में कितने ऐसे शब्द हैं जो तुलसीदास के रामचरितमानस में प्रयुक्त नहीं है या प्रयोग नहीं किए गए हैं। अगर 19% शब्द तुलसीदास के आज अवध क्षेत्र में अगर प्रयोग में नहीं है, तो समझिए कि तुलसीदास का जन्म 1000 साल पहले हुआ था। और 19 का आधा कर दीजिए, 9 दूनी का 18, 9.5%। अगर सैकड़े 9.5% शब्द अवधि बेल्ट में नहीं बोले जाते हैं, अब जैसे यहां तो भोजपुरी के भी तो बहुत सारे लोग होंगे, तो लेकिन दूर दूर से आए हैं इसलिए भोजपुरी पे नहीं आना चाहते हैं। भोजपुरी के तो बहुत सारे शब्द मर गए हैं, नहीं पता है क्या अर्थ है। पटना में बहुत सारे मोहल्लों के नाम बदल गए, आरा का नाम बदल गया, आरा 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 आरा, क्या आरा? अभी तो यह बात मैंने यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को भी बताया था, भरी सभा में, जहां हम समझते हैं कि 20-25 हजार लोग गवाह थे। उसका हम लोग को सबूत मिलता है। देखिए, मैं भटकता बहुत हूं, जा रहे हैं कहां, किधर किधर से मैं जा रहा हूं, क्योंकि एक साथ दिमाग में बहुत सारी बातें निकलने लगती हैं। हजारों ब्रांच, हमको पता ही नहीं चलता है कि कहां जा रहे थे, कहां चले आए। हम बोल रहे हैं, अभी चल रहे थे कि अशोक के शब्द 2300 साल पुराने हैं। देखिए कितनी कितनी बातें आने लगी इसी में। हम परेशान हैं, किसको कहें किसको ना कहें। तो हम लोग को इंस्क्रिप्शन मिलता है कि इस शहर का नाम था आराम नगर। किसका? आरा का। आरा का नाम था आराम नगर, पटना के पास इधर पुराना जिला है आरा। तो आराम नगर ही शॉर्ट होकर करके आरा हो गया है। आराम नगर ही आपका पूरा इतिहास खोल रहा है अब आरा का। आराम का अर्थ, फारसी को माइनस कीजिए,
फारसी में आराम एक अलग शब्द है जिसका मतलब रेस्ट करना, लेकिन आराम जो शब्द है इंडिया का, उस आराम का मतलब केवल बौद्ध विहार होता है, उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं होता है। संघाराम में जो आराम है बौद्ध विहार, तो उसका नाम था आराम नगर। तो अब ज्यादा खुदाई उदाई करने की जरूरत नहीं है, इसी से पता चल गया कि आरा कभी बहुत बड़ा बौद्ध स्थल था और वहां पर बहुत बड़ा आराम था। संजोग से फाहियान, ह्वेनसांग सबने अपनी डायरी में लिखी। जा रहे थे ह्वेनसांग जब गाजीपुर से वैशाली, तो लिखे हैं कि मसाढ़ ठीक 6 माइल है आरा से, कि 6 माइल दूर जाने पर सम्राट अशोक का ये था, स्तंभ था। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में बात लिखी है। वहां एक स्तंभ था, सम्राट अशोक का पिलर था बहुत ऊंचा, वहां पर स्तूप था, वहां पर बौद्ध विहार था। लेकिन आराम नगर छोटा होकर के क्या हो गया, आरा। अंग्रेज आए तो पूछा कि भाई कौन शहर है, तो भोजपुरी में जनता बोली आराह, तो वो आराह लिख दिया, ARRAH। हम लोग की जब यूनिवर्सिटी थी, हम लोग आरा स्टेशन पर जाते थे तो उस समय यही लिखा रहता था ARAH, आराह। वो समझा कि आराह इस शहर का नाम है। देखिए एक शब्द बता रहा है, न केवल आराम नगर, सासाराम में भी जो सहस्राम है उसमें भी आराम शब्द है, वो भी बौद्ध स्थल है। ऐसे ही सम्राट अशोक कोई मामूली राजा थोड़े थे कि जाकर के शिलालेख खुदवा दिए सहस्राम में। लोग कहते हैं कि फलाना ने फलाना खोज की, इस अंग्रेज ने इसको खोज की। अरे सबसे पहले तो सम्राट अशोक ने खोज न कराई कि सुजाता का गांव कहां है, तथागत बुद्ध को ज्ञान कहां मिला, उन्होंने ज्ञान कहां दिया, ये सब मिट गया था अशोक के जन्म लेने के पूर्व ही। ये मत सोचिए, वो पूरा रिसर्चर की टीम बनाई थी सम्राट अशोक ने और पूरी तलाशी करवाई कहां कहां तथागत बुद्ध गए थे। अब वहां जाकर के पिलर, खूंटा जैसे आदमी गाड़ता है कि जमीन मेरी है पहचान के लिए, उसी तरह सम्राट अशोक ने चारों तरफ खूंटा गड़वा दिया, पिलर खड़ा कराया, स्तूप बनवाया, सुजाता के गांव में बनाया, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला था वहां, जहां जन्म लिए थे वहां, जहां ज्ञान दिए वहां, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ वहां। अगर ये पिलर नहीं गड़वाए होते सम्राट अशोक, तो ह्वेनसांग और फाहियान खाक छानते रह जाते, कुछ नहीं पता चलता कि बुद्ध का अता पता ही नहीं चलता इस देश में। वो तो सम्राट अशोक का पिलर था, स्तूप था, उसी को तो देख करके गए सारनाथ में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, बोधगया में, सुजाता के गांव में, पटना में तो पिलर का अंबार लगा हुआ था। पटना क्या बदल गया। मुख्यमंत्री ने कहा था जब मेट्रो रेलवे यहां बन रहा था पटना में, मुझे याद है, कहा कि जरा संभल करके नीचे खोदना, क्योंकि इस राजधानी के नीचे एक और राजधानी है। इसकी चर्चा थोड़ी देर में, लेकिन यह बात उन्होंने कही थी। अब तो विदेश के यहां सर्वे हुआ है वो रे से कि जमीन के अंदर क्या क्या है। हमने भिखना पहाड़ी का भी इतिहास बताया था। भिखना पहाड़ी नाम है ना मोहल्ला का, हाँ भिखना पहाड़ी, जहां महिंद रहते थे। 1894 ईस्वी में लॉरेंस वार्डेल ने पाटलिपुत्र की पूरी यात्रा कर करके कि कहां कहां सम्राट अशोक का कौन कौन चीज था, उसका पूरा उन्होंने सर्वे किया है। आज कुशवाहा लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक मेरे थे, और लॉरेंस वार्डेल ने उस किताब में लिखी है कि महिंद का जो भिखना पहाड़ी पर जो मठ था, उसमें महिंद सम्राट अशोक के जो बेटे थे राजकुमार महिंद, उनकी पूजा होती थी भिखना कुंवर के रूप में, माने भिखू राजकुमार। तो राजकुमार तो महेंद्र ही न थे, भिखू
भिखना कुंवर, तो भिखना कुंवर की पूजा कौन, उस मठ का ये महंत कौन था? दुसाध था। ये लिखा हुआ है, लॉर्ड्स वार्डल की किताब पढ़िए। सारे पासवान, सारे अहीर वही पूजा करते थे। सम्राट अशोक किसी जाति के सम्राट थोड़े थे, उस समय तो जाति व्यवस्था थी ही नहीं। अभी बहुत चर्चा हो रही थी ब्राह्मण तो संस्कृत, ये सब तमाम चीजें नहीं थी। ये तो मैं पूरे होश में कहता हूं, ये सम्राट अशोक ने तो खाली भी है, क्या लिखने का? ना खाली नहीं करना है, एक शब्द लिखेंगे, दीजिए ना समझाने के लिए। और ये यहाँ है, यहाँ है। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा मामूली चीज से समझिए, इसमें ज्यादा वैज्ञानिकता की जरूरत नहीं है, ज्यादा शास्त्रीय बात मैं नहीं कह रहा हूं, इधर उधर भटकिए नहीं, सीधे एकदम पॉइंट पर आइए। विज्ञान युग में वैज्ञानिक बात कीजिए, लफड़ा में मत फंसिए, न किसी को फंसने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि मैं अपना नाम अगर लिखूंगा तो गलत लिखूंगा। मैं जब लिखूंगा तो ये गलत लिख सकते हैं, मैं कैसे लिखूंगा अपना नाम? और वो भी राजा अपना नाम गलत लिखेगा, लिखवाएगा? लिपिक में इतनी हिम्मत है कि राजा का नाम गलत लिख दे? जैसे तैमूर लंग बदनाम हुआ, लंगड़ा राजा, उसकी मां नाम रखी होगी, बेटा लंगड़ा है हमारा। चंगेज खान, कुबलई खान, ये सारे खान इसीलिए बदनाम हुए। नहीं तो मंगोलिया में बुद्ध को भी खान ही कहा जाता है। खान टाइटल बौद्धों की थी, मुस्लिमों की कभी नहीं रही। ये सारे बौद्ध राजा थे, लेकिन उनका इतिहास लिखा दूसरों ने, इसलिए आज भी कुबलई खान और चंगेज खान बदनाम है इतिहास में। मैं कह रहा हूं कि राजा है तो किसी कर्मचारी और पदाधिकारी की हिम्मत है कि उसका नाम गलत लिख दे, किसी लिपकार की। तो अशोक ने अपना नाम क्या लिखाया, ये सभी लोग जानते हैं, बहुत चर्चित चीज है। लेकिन एक मैं बात ये कह रहा हूं कि अशोक ने ऐसे लिखवाया, एक नहीं कई जगह मिलता है। उनके अपने इंस्क्रिप्शन हमको लगता है कि 6 हैं, 6 या मिनिमम 4 तो हैं ही जिस पर ये नाम लिखा हुआ है। राजा ने अपना नाम लिखवाया है। ठीक है, अब पुराण पढ़िए तो पुराण में कैसे लिखा हुआ है ये देखिए। ये पुराण दावा करते हैं कि हम इनसे भी पुराने हैं। एक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जो कहे अरे भाई तुम आज लिख रहे हो तो उसी समय पुराण कैसे हो गया? पुराण माने पुराना। कैसे आदमी को चकमा दिया जाता है, जादूगर किस तरह से हाथ की सफाई करता है कि क्या से क्या बना देता है। यह पुराणों के नामकरण का मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, ताकि चिट किया जा सके, आपके माइंड के साथ छल किया जा सके और आपको एक धोखे में रख कर करके बता दिया जाए कि मैं तो बहुत पुराना हूं। कितने पुराने हो भाई? जिसमें विक्टोरिया का नाम हो वो भी पुराना ही है। विक्टोरिया क्या प्राचीन भारत में थी? एक नहीं कई पुराणों में अंग्रेजों का जिक्र है। एक पुराण में तो लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग रविवार को संडे कहेंगे। यह पुराण का श्लोक है। ये संजोग से टेप भी कर रहे हैं, कर लीजिए। है तो है, तो भी कह रहे हैं कि हम 1000 साल पुराने हैं, हैं? तो ऐसे लिखा, संस्कृत में अशोक को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, विष्णु पुराण में पढ़िए अशोक ऐसे हैं। अब देखिए, अब हमारे यहां गलत क्या पढ़ाया जाता है बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में। अब ये लोग कह रहा है कि ये जो है ये तत्सम है और ये जो है तद्भव है। आप बताइए, अब हम इस देश को क्या सुधार सकते हैं? अरे भाई, जब ये अशोक तत्सम है
तो इससे ना इसका विकास होगा। ये तो उल्टी धारा चल दी ना। आप इसको मान रहे हैं कि इससे इसका विकास हुआ, लेकिन यहां तो उल्टी है, इससे इसका विकास हो रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि अशोक के जमाने में संस्कृत जैसी कोई भाषा नहीं थी। अब इस पर तो बोलेंगे तो फिर हमारी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन नहीं थी। अब इसको प्रमाणित करने के लिए हमारे पास हजारों औजार हैं, हजारों तरीके हैं, जिसके माध्यम से मैं क्लियर कर दूंगा, एकदम साफ हो जाएगा। आपको भी दिखाई पड़ने लगेगा कि अशोक के जमाने में संस्कृत भाषा नहीं थी। कोई भी भाषा जब किसी भाषा के संपर्क में आती है तो उसका प्रभाव होता है। जैसे इसको हम लोग कॉलर बोलते हैं, पेन, टेबल। तो ये शब्द कब आया? जब अंग्रेज के संपर्क में हिंदी आ गई, तो हिंदी में शब्द आ गए। फारसी में जब मुगलों का शासन था तो फारसी के बहुत सारे शब्द, कागज फारसी का शब्द है, आ गया। उसी तरह अगर सम्राट अशोक के जमाने में संस्कृत नाम की भाषा होती तो हो ही नहीं सकता है कि उसका छींटा न पड़े इस पर। सम्राट अशोक के तमाम अभिलेखों में कहीं भी एक भी शब्द संस्कृत के नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि संस्कृत भाषा रहे और उसका कोई प्रभाव उस पर ना रहे। पूरे देश में एक भाषा और एक लिपि। अब सोचिए, अभी तो आपके देश की आबादी, ये क्षेत्रफल क्या है? 32 लाख कुछ किलोमीटर वर्ग किलोमीटर होगा। अब इस राजा की मैं बात कर रहा हूं, उनकी ये राजधानी है। मैं तो कहता हूं कि आज भारत दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। कभी पूरा भारत नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सब जहां हम लोग बैठे हैं यहीं से कंट्रोल होता था। सोचिए कैसा रहा होगा पाटलिपुत्र उस जमाने का, जहां आज हम लोग 5 आदमी केवल इकट्ठे हुए हैं। इतने बड़े राजा का। हमारे यहां तो एक राजा हुए समुद्रगुप्त, तो लोग कहते हैं कि ये भारत का नेपोलियन है। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तब तो नेपोलियन इधर हुआ मॉडर्न एज में। एक भी हमारे भारत के इतिहास में ऐसा राजा नहीं है जिनकी तुलना के लिए विदेश के राजा तरसते रहे। एक भी नहीं। श्रीलंका के राजा तो उसी जमाने में जब सम्राट अशोक यहां पटना में थे, उस जमाने में उनकी उपाधि ले ली, देवानम पिय की। समकालीन कंटेम्पोररी राजा थे, वो ले ली थी। बाद के राजाओं को देखिए कि चीन का राजा लियांग उडी, आज नहीं, ये 5वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में लियांग उडी को चीन का सम्राट अशोक कहा जाता है। ऐसा इतिहास में नहीं मिलेगा कि फलाना जगह का कोई राजा कहे कि मैं औरंगजेब हूं, या मैं समुद्रगुप्त हूं, या मैं जहांगीर हूं। ऐसा किसी राजा ने नहीं कहा। किसी ने नाम लिया तो सम्राट अशोक का, चीन का सबसे प्रभावशाली राजा। यहां पता नहीं मंदिर बनाया लोगों की नहीं सम्राट अशोक का, लेकिन चाइना में आज भी सम्राट अशोक का मंदिर है, जिसको लियांग उडी ने उस पर नाम लिखवाया था चाइनीज भाषा में। आज से सोचिए 500 साल इधर 1500 माने 1500 साल से भी पहले लियांग उडी को चीन का सम्राट अशोक कहा जाता है। और सम्राट अशोक के मार्ग पर वो राजा चला। राजा शोतोकु जापान का सबसे बड़ा राजा
जापान के इतिहास में जापान का सम्राट अशोक कहा जाता है शोटोकू को। एक भी राजा ऐसा नहीं मिलेगा भारत में। और ये आपको यहां का राजा, कंबोडिया का राजा जयवर्मन सप्तम को कंबोडिया का सम्राट अशोक कहा जाता है। सोच लीजिए। और ये बुद्ध का प्रभाव रहा कि सम्राट अशोक ने बंगाल की खाड़ी से लेकर सीरिया तक अस्पतालों की श्रृंखला बनवाई थी। और कंबोडिया के राजा जयवर्मन सप्तम ने बंगाल की खाड़ी से लेकर के चीन तक अस्पतालों की श्रृंखला बनवाई थी। मेडिसिन बुद्धा इसीलिए विदेश में कहा जाता है तथागत बुद्ध को। जयवर्मन सप्तम और बर्मा के राजा धम्मचेती, और जयवर्मन सप्तम ने तो अपने बेटे को ही भेज दिया श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जैसे सम्राट अशोक ने भेजा था। मैं इतिहासकार पानी उलीचे जा रहे हैं कि अशोक का धर्म कौन था, अशोक का धर्म। अरे बेवकूफ, तुमसे कैसे पकड़ाएगा अशोक का धर्म? तुम धर्म और धर्म में अंतर ही नहीं कर पा रहे हो। पहले तो तुम्हारे पास वो औजार होना चाहिए ना जिससे तुम सही बात को जान सको। सही बात जानोगे नहीं तो रोग जानोगे नहीं यार, तो तुम दवा क्या करोगे? ये लोग धर्म और धर्म को फेंक दिए हैं एक दूसरे में। अशोक का धर्म खोज रहे हैं कि हिंदू धर्म था कि ब्राह्मण धर्म था कि सर्व धर्म था। भले वही तुमको नहीं समझ में आ रही है कि क्या था, तो तुम कैसे पकड़ोगे? डायग्नोसिस कैसे करोगे? बर्मा के राजा धम्मचेती, जिनको बर्मा का सम्राट अशोक कहा जाता है, ऐसा कोई राजा भी हुआ अपने देश में? राजा केवल लिखा है अपने शिलालेख में। यहां मोतीलाल आलमचंद जी हैं राजा। जो छोटका राजा हुआ वो अपने को लिखा महाराजा, और उससे जो छोटका राजा हुआ वो लिखा महाराजा धीराज। अब बड़का राजा केवल राजा लिखा। ये देखिए तमाशा। आदमी जितना ही छोटे पद पर आता है उतना ही ज्यादा उछल कूद करता है। 52 लाख वर्ग किलोमीटर मामूली थोड़ा होता है। केवल भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ दीजिएगा तो यही समझ आइए कि 50 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जोड़ करके देख लीजिए। नेपाल को छोड़ रहे हैं, भूटान को छोड़ रहे हैं, और बर्मा के इधर वाला हिस्सा पर पूरा सम्राट अशोक का शासन था। सम्राट अशोक का प्रभाव मामूली नहीं था। आप गुरु नानक की यात्रा पढ़िए ना, कहां कहां गए थे। आज मैं कह रहा हूं रात में देखिएगा गूगल पर खोज करके कि गुरु नानक कहां कहां यात्रा किए थे। वहीं किए थे जहां जहां सम्राट अशोक का प्रभाव था। दोनों का मैप मिलाइएगा। जैसे लग रहा है कि गुरु नानक के हाथ में सम्राट अशोक का मैप था। ये स्थिति है। इतना दूर में शासन करना ये कितनी बड़ी बात है। ये जो नींबू वगैरह है ना, ये सब सम्राट अशोक की देन है कि ये सीरिया उरिया में गया था। उन्हीं के समय में गया था। तो अभी एक बात आई दिमाग में, तो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं मौर्य प्रशासन। मौर्य शब्द का पहला प्रयोग इसमें है जूनागढ़ शिलालेख में। उसी में पहली बार अशोक मौर्य कहा गया है, नहीं तो उसके पहले अशोक मौर्य उनके इंस्क्रिप्शन में नहीं है। तो मौर्य प्रशासन क्या? मौर्य प्रशासन जैसा शब्द है अशोक ने कहीं इस्तेमाल किया है? धर्म अनुशासन। प्रशासन का मतलब क्या है?
प्रशासन तो अगर गुप्त काल पर मैं ज्यादा अभी नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन प्रशासन शब्द अगर मानते भी हैं तो गुप्त काल में प्रशासन शब्द मिल जाएगा। लेकिन अशोक के जमाने में प्रशासन शब्द नहीं था। प्रशासन मतलब क्या? दबा करके शासन कीजिए, नहीं माने तो अश्रु गैस का प्रयोग कीजिए, नहीं माने तो लाठीचार्ज कीजिए, कर्फ्यू लगा दीजिए, धारा 144 लगाओ। आज के जमाने में ईडी और सीबीआई सबको भिड़ा दो, नेस्तनाबूद कर दो। ये प्रशासन है। लाठी के बल पर, गोली के बल पर देश बना सकते हो, जिसको कंट्री कहते हो, नेशन नहीं बना सकते हो। अशोक नेशन निर्माता थे। इस मार्ग को उन्होंने नहीं अपनाया, जबरदस्ती नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि मौर्य प्रशासन नहीं था। प्रशासन में इस सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। दबा करके उसको खींच करके लाओ, अपने देश में मिला दो। और भारत जैसे देश में तो और मुश्किल है। तो मैं कहता हूं कि अशोक का जो शासन था वो प्रशासन नहीं था, वो अनुशासन था। उनके अभिलेख में मिलता है धम्म अनुशासन। करुणा के मार्ग पर प्रशासन करना, माने आदमी अहिंसक हो सकता है, यह सुने थे, लेकिन देश भी अहिंसक होता है। यह पहली बार हम लोग भारत में अशोक राज से जाने कि देश भी अहिंसक हो सकता है। वो साम्राज्य, वो शांति व्यवस्था सम्राट अशोक ने भारत में कायम की। अब बिल्डिंग ऐसी, उनकी इमारतें कि 600 साल बाद जब फाहियान पटना आए थे, अशोक के गुजर जाने के बाद, तो 600 साल बाद भी देखे कि जो सम्राट अशोक का महल है वो जस का तस है, उसी रूप में है, और किसी की तरह जाने नहीं मिली। फाहियान आए तो इतिहासकार बताते हैं कि गुप्त साम्राज्य का शासन था। अब पटना में को उनको गुप्त राजा मिला ही नहीं। फाहियान गली गली घूम रहा था, मिला उसको क्या? सम्राट अशोक का महल मिला। अब इस पर ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। इतिहासकार तो बेचारे बौने हो गए हैं, बता दिए कि गुप्त काल स्वर्ण युग था, गोल्डन एज था। अपने हिसाब से लोग लिख रहा है, जो मन में आ रहा है सो लिख रहा है। अब कैसे भाई था गोल्डन एज? तो अजंता एलोरा की गुफा। अरे भाई, अजंता एलोरा की गुफा तक न ये गुप्त राजाओं का शासन था, न उनका संरक्षण था, न वहां तक वहां पहुंच थी, तो भी खींच कर ले आया फालतू का। और स्कंद गुप्त का जो शिलालेख मिलता है वो कहां मिलता है? वहीं अशोक के पत्थरे पर मिलता है। धम्म लिपि में लिखा हुआ है, ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त का जो संस्कृत का अभिलेख है, जो सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है, पहला बड़ा अभिलेख है संस्कृत का, वो कहां है? अशोक के पिलर पर ही तो है, इलाहाबाद के किला में अभी है। अब इलाहाबाद के किला पर भी कब्जा करना होगा। लोग बता रहे हैं ना कि कौशाम्बी से लाया गया। अब इस पर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये तो तय है। चाहे पहला जो अभिलेख माना जाता है संस्कृत का, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस पर है? सम्राट अशोक के पत्थरों पर है भाई। समुद्रगुप्त का दूसरा है, वो भी तो उसी पर है। अब कौन सी बताएं हम? अब क्या बताएंगे तो मानिएगा?
कि संस्कृतवाद की भाषा है। भैया जिस चीज पर ब्राह्मी लिपि में, धम्म लिपि में लिखा हुआ है, उसके ऊपर जाहिर है कि बाद में संस्कृत में लिखी गई है बातें। यही 2-3 सबूत ही है कि पहला जो इंस्क्रिप्शन है वो रुद्रदामन का जूनागढ़, अब झूठमुठ का इधर कोचा कोची हो रहा है आलतू फालतू का। अब चाणक्य और कौटिल्य को एके में मिला दिया। तो एक से एक भाई आप डाल तो हम पात पात। तो चाणक्य को कहीं से लाया कि भाई यहां इंस्क्रिप्शन है। ये तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चाणक्य और कौटिल्य कहीं थे? इस पर बहुत चर्चित किताब है ओटो का मेगस्थनीज और कौटिल्य, 1918 में उन्होंने लिखी थी। कुछ ही साल पहले कौटिल्य की खोज हुई थी भारत में। वो अर्थशास्त्र जो किताब है वो किसको मिली है अभी इतिहासकारों को पता ही नहीं है। लिख दिया कि हमको एक आदमी ने दिया था। कौन आदमी दिया था बताओ? उसका कहां गांव था पता ही नहीं। तो खोज हुई थी, इसके बाद वो किताब ऑटो की आई थी। जब देखा कि भाई ये तो कौटिल्य के पांव जो है उखड़ने लगे इंडियन हिस्ट्री से, तब रामचंद्र दीक्षितार ने एक अलग किताब लिखी, कौटिल्य और मैकियावली। अब सोचिए, मैकियावली की जो राज व्यवस्था है वो भिन्न प्रकार की है, कौटिल्य की भिन्न प्रकार की है। कौटिल्य क्या लिखा है अपनी किताब में? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कुछ नहीं है, ये 2 नंबर का हवा हवाई है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मनुस्मृति का छोटा संस्करण है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि भारत में वर्ण व्यवस्था स्थापित करो। वर्ण व्यवस्था 3 है। अरे ये कौन सी तुम्हारी किताब है? अब इसी के बदौलत तुमको मैकियावली कहा जाए कि भारत में वर्ण व्यवस्था लागू करो। ये कौन सी व्यवस्था है? हम तो यही कहते हैं कि यार व्यवस्था है कहां? कास्ट सिस्टम, ये सिस्टम है कि सिस्टम को तोड़ने वाला है, विध्वंस करने वाला है। ये व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, सब अव्यवस्था है। और उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको गरिमा प्रदान करने के लिए हमारे सोशियोलॉजी के इतिहासकार, सारे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। अरे वो व्यवस्था फैला रहा है, उसको हटाओ। व्यवस्था क्या है? अंग्रेजी में कर दिया सिस्टम। सिस्टम को तोड़ रहा है, व्यवस्था को विध्वंस कर रहा है, उसको तुम व्यवस्था कहते हो? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या लिखा? लिखा कि भाई शूद्रों का जो घर होगा वो 2 ही कमरे का होगा, ब्राह्मणों का जो घर होगा वो 5 कमरे का होगा। अरे जहां सम्राट अशोक जैसा शासक हो, भला ये लागू होने देगा? ऐसा ही था आपका मौर्य शासन, ऐसा ही था आपका मौर्य काल कि क्षत्रियों का 4 कमरे का घर होगा, शूद्रों का 2। देखिए कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य नीति पढ़िए, कौटिल्य नीति पढ़िए। क्या नीति पढ़िए? यही पढ़िए। ये सारी अवैज्ञानिक चीजें हैं। और जिस कौटिल्य का इस्तेमाल किया जाता है मौर्य काल के इतिहास लेखन में, या जिन पुराणों का किया जाता है, सबसे ज्यादा तो किया जाता है विष्णु पुराण का। और बताइए, विष्णु पुराण का इस्तेमाल किया जाता है, और विष्णु पुराण में 10वीं शताब्दी के राजा का वर्णन है, कैंकिल राजाओं का। अब 10वीं शताब्दी, अब फिर उसके टीकाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब सोचिए कि तो उसकी टीका कब लिखी गई होगी? ये तमाम औजारों का प्रयोग कर करके जो मौर्य काल की जो छवि बनाई जाती है वो खराब बनाई जाती है। और कौटिल्य ने भी लिखा कि राजा को ब्राह्मणों से सलाह लेना चाहिए, इसका एडवाइजर वही होगा
इस पटना में जिस समय जेपी आंदोलन चल रहा था 1970 के दशक में, बुद्ध शरण हंस जी को याद होगा कि यहां जेपी आंदोलन चला। ठीक उसी दशक में थाईलैंड में शांति अशोका मूवमेंट चला था। है तुम्हारे पटना के अशोक, तुम्हारे देश के अशोक, और विदेश में शांति अशोका नाम की पॉलिटिकल पार्टी बनी। पहले सांस्कृतिक पार्टी थी, उसका बैंकॉक का गवर्नर बना उस पार्टी का, अशोक के पार्टी का, सम्राट अशोक के पार्टी का। सोच लीजिए, उसका उप प्रधानमंत्री बना थाईलैंड का, सम्राट अशोक के पॉलिटिकल पार्टी का। यहां तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वैसी नहीं है। जेपी आंदोलन चला रहा, क्या चला क्या नहीं चला। तुम्हारा इतना बड़ा राजा तुम भूल गया। वो राजा कि जिस सिकंदर ने भारत आकर खून की होली खेली थी, उसी सिकंदर के साम्राज्य में बस 2 ही पीढ़ी बाद सम्राट अशोक ने दवाइयां बंटवाई थी। यहां बिहार के जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि भाई अशोक की जयंती पर हम अवकाश घोषित करेंगे, और उन्होंने राजकीय अवकाश घोषित किया बिहार में। आज भी अभी भी कैलेंडर देखिएगा बिहार सरकार का या गवर्नर हाउस का, तो सम्राट अशोक के जन्मदिन के तारीख को यहां पर राजकीय अवकाश, हम लोग का विश्वविद्यालय भी बंद रहता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया तो इतिहासकारों ने तूफान मचा दिया। है? वो मुख्यमंत्री हैं कि इतिहासकार हैं? कहां से उनको मालूम हो गया सम्राट अशोक का जन्म तिथि कि चैत्र शुक्ल अष्टमी? कहां से मालूम हुआ? रोमिला थापर फलाना फलाना। अरे हमको, तुम लोग जब सम्राट अशोक के आदर्शों पर चलोगे तब तुम लोग को पता चलेगा कि कब जयंती थी। जब तुम लोग सम्राट अशोक को मानते ही नहीं हो तो कैसे तुम लोग को पता चलेगा? इसी कंबोडिया का राजा जिसका मैंने नाम लिया, जयवर्मन सप्तम, सम्राट अशोक की जयंती चैत्र शुक्ल अष्टमी को पूरे 7 दिन मनाते थे। ये विश्व के इतिहास में दर्ज है और आपके देश में पता ही नहीं है। नहीं है तो हम क्या करें? अपना इतिहास शुद्ध कीजिए, अपना इतिहास खोजिए। नाम भी देखिए, अभी पिछले सत्र में आप बैठे थे तो कुछ हो रहा था भाई कि इसने वो कर दिया, इसने उसके शब्दों के साथ जो खिलवाड़ होता है। तो देवा नाम प्रिय माना जाता है कि सम्राट अशोक की उपाधि थी। देवानाम प्रिय लिखा है, देवानाम प्रिय लोगों ने लिखा। तो देवानाम प्रिय का संस्कृत में अर्थ क्या होता है? कैयट से लेकर के भट्टोजी दीक्षित से लेकर के तमाम बीएस आपटे की डिक्शनरी भी पढ़ लीजिए, सब में लिखा है कि देवानाम प्रिय का मतलब मूर्ख, महामूर्ख। ये हम ही बना दिए। सम्राट अशोक को धूमिल करने के लिए, और उनका एक लड़का तीवर नाम था उसका इंस्क्रिप्शन वहीं इलाहाबाद में है, तीवर माता कालुवकी। तीवर का क्या अर्थ हुआ? दोगला। इसको कहा जाता है शब्दों के साथ छेड़छाड़। देखिए, अर्थ का अनर्थ हो गया। अब तो बहुत सारी चीजें हैं, उनकी स्क्रिप्ट है, उनके किसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। अब तो देख ही रहे हैं ना अशोक स्तंभ की क्या दुर्गति हो रही है। अब भारत नाम भूल गया सम्राट अशोक का। और 15वीं शताब्दी में जिस समय फिरोज शाह तुगलक 1356 ईस्वी में
मेरठ और तोपरा से, तोपरा का अर्थ भी स्तूप ही होता है, स्तूप और न मिला वहां, तोपरा, तोपरा माने स्तूप, स्तंभ ले गया था। अब फिरोज शाह तुगलक विद्वानों को बुलाया कि भाई पढ़िए। 7वीं शताब्दी में जब पटना आए थे ये रेनसांग, तो उस समय पटना में सम्राट अशोक की लिपि पढ़ने वाले लोग जीवित थे। उस समय एक आदमी ने छाप वाला जो यहाँ स्तूप था पटना में, तो उसका अर्थ बता दिया था वो आदमी, उसका अर्थ लिखे हैं रेनसांग अपनी डायरी में। इसके बाद ये लुप्त हुआ। तो लुप्त हुआ तो फिरोज शाह तुगलक मारे मारे फिर आता, भाई कोई इसको पढ़ ले, कोई पढ़ ले, पढ़ने वाला कोई नहीं। उस जमाने में माने 15वीं शताब्दी में बर्मा के राजा धम्मचेती ने कल्याणी अभिलेख लिखवाया है बर्मा में, जिसको आज म्यांमार कहा जाता है। वो दिन रात अशोक राज लाने का सपना देखता था म्यांमार में, और उस पर लिखा हुआ है धम राजा अशोक। धम राजा अशोक यहां बर्मा के इंस्क्रिप्शन पर भी लिखा है बोधगया में। धम अशोक यहां जो इनकी जयचंद की दादी थी कुमार देवी, उन्होंने अपने अभिलेख में लिखवाया है सारनाथ में। सारे जितने इंस्क्रिप्शन है भारत में, जहां भी अशोक का नाम है, हर जगह धम अशोक, धम अशोक। आई कहां से ला दिया चंड अशोक। अब हो सकता है कि चंड का 2 अर्थ होता है। चंड माने कठोर भी, और चंड कहा जाता है चांद को भी। जैसे सूर्पनखा का जो नाम है, हाँ, सूर्पनखा माने जिसका नाखून सूप की तरह हो। लेकिन जैन लिटरेचर हम लोग जब पढ़ते हैं तो सूर्पनखा का नाम क्या मिलता है? चंद्रनखा, माने जिसका नाखून चांद की तरह सुंदर हो। लेकिन बन गया सूर्पनखा, नाम बिगाड़ दिया। तो नाम बिगाड़ने की भी परंपरा यहां रही है। बहुत सारे अर्थ का अनर्थ हुआ है। उस जमाने में सम्राट अशोक का नाम म्यांमार में जीवित था, जिस समय बेचारा ही मारा मारा फिर रहा था कि कोई पढ़ ले, कोई पढ़ ले। अगर पढ़बो किया तो उल्टा उसको पढ़ा दिया। यहां हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो किताब है, द्विवेदी ग्रंथावली राजकमल से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि वो जो थे बंगाल के न्यायाधीश थे, तो उन्होंने कहा कि बनारस के कलेक्टर को भेजे कि भाई इसको पढ़वाओ, बनारस विद्वानों की नगरी है। विलियम जोन्स नाम था उनका, हाँ, विलियम जोन्स भेजे कि भाई इसको पढ़ाओ बनारस में। एगो पंडित जी अपना पढ़ करके कहे कि हाँ हाँ इसको पढ़ लिए। क्या लिखा है भाई? तो इस पर लिखा है युधिष्ठिर का वनवास। ये पूरा महाभारत की कहानी लिखी हुई है। पढ़ दिया, अंग्रेज समझा कि हाँ सही पढ़ा। अब भीम की लाठी तो पहले से ही फिरोज शाह तुगलक जब था, फिरोज शाह तारीख ए फिरोज शाही अफीफ ने लिखा, तो अफीफ की किताब में भी उस जमाने में भी इसको सम्राट अशोक का जो लाठ है उसको भीम की लाठी कही जाती थी। आज से नहीं, बहुत पहले से नाम बदल गया है। तो कहा कि इस पर तो महाभारत की कहानी लिखी हुई है। भरसक प्रिंस से परेशान था, तो 40 साल जिया बेचारा। अगर 2-3 साल पहले नहीं पढ़ा तो मर ही गए। तो पढ़ने के 2-3 साल बाद मर गए, दुबला पतला एकदम, इनसे भी दुबला पतला था प्रिंसेप। तो प्रिंसेप को पढ़ने में दिक्कत क्या थी? उल्टा बता दिया ना, कहा कि संस्कृत में लिखा है। बेचारा उस संस्कृत में पढ़ रहा तो कैसे पढ़ पाएगा? उस पर सम्राट अशोक की कहानी लिखी है तो बता दिया विषय, इसका सब्जेक्ट जो है वो है महाभारत की कथा। बेचारा महाभारत की कथा वो पढ़ रहा है, कैसे पढ़ाएगा? जाना था पूरब, दिशा बता दिया पश्चिम। और शुरू में तो बता दिया ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है, सिकंदर का ये है स्तंभ है। चिट्ठी यहां से लिख दिया कोरिएट इंग्लैंड में कि दिल्ली में आए हैं, यहां तो सिकंदर जो विश्व विजेता था, विश्व विजेता क्या अपने मन से बना दिया लोग। एशिया का 5% जमीन जीता था जोड़ घटा कर करके। सिकंदर
एशिया का सिर्फ 5% जमीन जीता था तो विश्व विजेता हो गया, और जिस बुद्ध ने पूरा एशिया ही जीत लिया था वो विश्व गुरु कैसे नहीं हुआ? यहां तो जगत गुरु भी हैं, 4 गो खंभा गाड़ कर करके 2 नंबर का। हतने दूर में जगत है कि और लंबा चौड़ा जगत होता है। चलिए, तो उसकी कहानी अब छोड़ दीजिए, किस तरह से पढ़ा गया नहीं पढ़ा गया। बात तो किसी चीज पर चलिएगा, बुद्धों की परंपरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के यहाँ तक बोलने में तो बहुत समय लगेगा। बहुत सारा इतिहास आपका बदला गया है। इतिहास को खोजिए, इतिहास दरिद्र जब ही होइएगा आपको मंच पर से बोलने में दिक्कत होगी, आपकी जबान भटभटाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूं तो हमारी जबान नहीं भटभटा रही है। क्यों भटभटाएगी? मैं अपना इतिहास जानता हूं, मुझे शर्माने और लजाने की जरूरत नहीं है, चाहे सामने जो भी हो। मैं अपने को बहुत हीन कभी नहीं समझा। शूद्र बनाने का मतलब यही हुआ कि उसमें हीनता की ग्रंथि डाल दो कि ता जिंदगी वो सर नहीं झुका सके, और बताओ कि इसका इतिहास कुछ नहीं है। इसका इतिहास हमेशा से दबाए जाने का इतिहास है। कहां से उठिएगा, कैसे बोलिएगा? जुबान पर इतनी ताला लगी हुई है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के डर से कितना आदमी नहीं बोलेगा कि ऐसा नहीं कि कलम टूट गया कि टूट गई, टेबल टूट गया कि टूट गई, उसी में भटकते रह जाएगा। न इसको पूंछ है, न नर है, न मादा है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम तो कहते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही हटा दो, तो लोग बोलते हैं कि अरे इतने सर बड़े भाषा वैज्ञानिक है, हिंदी की प्रोफेसर। मैंने वही 2 नंबर का प्रोफेसर तो हूं नहीं, प्रोफेसर एक्चुअल हूं, रीडर और लेक्चर नहीं हूं, लेकिन बोल रहा हूं तो मैं सोच करके बोल रहा हूं। इसकी जरूरत ही क्या है भाषा में? कहते हो कि लिंग भेद खत्म करो, स्त्री और पुरुष समान हो जाए, तब जाता है जाती है, ये क्या मतलब क्या है? अरे लड़की जाता है कह दोगे तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा? क्या उससे बोध नहीं होगा? अंग्रेजी में तो है राम गोज सीता भी गोज। एक आदमी कहा कि सर आप भी राम में सीता का एग्जाम्पल दे रहे हैं व्याकरण में, आप तो सर तोड़ दीजिए इसको, गुरहु कतवारू को भी लाइए सर व्याकरण में। तो गोज, लड़की है तो भी गोज, लड़का है तो भी गोज, लड़की है तो भी गुड, लड़का है तो भी गुड्डी हुआ। यहां अच्छा करो, अच्छी करो, जाता है करो, इतना श्रृंगार ऊपर से नीचे तक पहनाए हुए है हिंदी भाषा। इसीलिए हिंदी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अंग्रेजी की जो पहली डिक्शनरी बनी थी उसमें मात्र 10,000 शब्द था 1400 ईस्वी में, मैथ्यू और स्किट ने संपादित की। और आज अंग्रेजी में शब्दों की संख्या कितना है? 7.5 लाख से ऊपर है। तो सब काम किया, 76 साल समय लगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को बनने में, वेबस्टर डिक्शनरी को बनने में 104 साल लगा। काम किया, आपने तो कुछ काम ही नहीं किया। आप तो केवल गलत सही काटने के लिए पुराना से पुराना व्याकरण और डिक्शनरी को कोट कर रहे हैं, घुसने ही नहीं दे रहे हैं शब्दों को। अंग्रेजी ने अपनाया। रिक्शा अंग्रेजी का शब्द थोड़े है, जापानी भाषा का है। चॉकलेट अंग्रेजी का शब्द थोड़े है, मिस्कन भाषा का है। बीफ फ्रेंच भाषा का है। अरे गाय भैंस चराने वाली जाति थी भाई इंग्लैंड की, जिन्होंने आपको 200 साल गुलाम बनाया। इसीलिए काऊ और सीप, जिसको अंग्रेजी में भेड़ को सीप कहा जाता है, काऊ माने गाय, काऊ और सीप ये दोनों इंग्लिश का शब्द है, लेकिन उसका मांस पेरिस में खाया जाता था। ये आराम तलब लोग थे, उन लोगों से ऊंचे दर्जे के लोग थे। इसीलिए बीफ और मटन ये दोनों फ्रेंच का शब्द है। तो अंग्रेजों ने लिया, अंग्रेजों ने यहाँ पे समोसा से लेकर के ये चने का दाल तक अपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डाल दिया। और तुमको कहेगा है इस शब्द को नहीं लेंगे, छुआछूत की बीमारी लगी हुई है ये शब्दों में भी, इस शब्द को नहीं लेंगे, गंवारू शब्द है, ग्रामीण शब्द है, वल्गर शब्द है, हटाओ मत छुआओ हमसे। ये आचार्यों की डिक्शनरी है, क्यों पतित कर रहे हो, क्यों गंदा कर रहे हो?
अरे भाई, किसानों के शब्दों को नहीं लोगे, मजदूरों का शब्द को नहीं लोगे, के शब्दों को नहीं लोगे, लोहारों के शब्दों को नहीं, तो क्या लोगे? खाक लोगे। और तो लोहारों का दर्द, कहारों का दर्द, मजदूरों का दर्द कैसे व्यक्त करोगे जब उनका शब्द ही नहीं लोगे? यही पटना से बिहार राष्ट्रभाषा पर 2 वॉल्यूम में कृषि शब्दावली छपी हुई है, जिसमें किसानों के हजारों शब्द आपके डिक्शनरी से गायब हैं। आपके डिक्शनरी को छुआछूत की बीमारी लगी हुई है कि ये शब्द आ जाएगा तो हमारी भाषा का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये हर जगह फैली हुई है चीजें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाषा में। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये एक प्रकार के शास्त्रीयता है। आप पर बंधन लगाने के बहुत सारे तौर तरीके हैं। आपका जो खेत जमीन सारे बिहार में देखिएगा कि जो निचले तबके के लोग हैं उसके पास खेत कम है। तो कहां से आया है? इतिहास से सुनाया है सब, इसका भी इतिहास है ना। हम लोग का नाक नक्शा, बोलने का तौर तरीका, बैठने का तरीका सब इतिहास से ही आया है। इतिहास को हम लोग माइनस करके नहीं चल सकते हैं। हमारे घर में जो लड़का कोई इंजीनियर डॉक्टर है वो बोलता है कि क्या अंकल जी भर दिन रात दिन इतिहास से क्या फायदा है? इतिहास से नहीं फायदा होता तो हम इतिहास पर क्यों काम करते हैं? इतिहास जरूरी है, नहीं तो लजाते शर्माते फिरिएगा। इतनी हीन भावना भर दी जाएगी कि आप उठ नहीं पाइएगा, आपकी सारी प्रतिभा कुंठित हो जाएगी। ना आप डॉक्टर बनिएगा, ना आप प्रोफेसर बनिएगा। अपने इतिहास को पहचानो और जिन लोगों ने आपके इतिहास को बिगाड़ा है, गंदा किया है, उसके धूल को हटाइए और साफ और सत्य इतिहास को फलक पर आने दीजिए। बाबा साहब धर्म के बहुत गहरी उनको जानकारी थी। और मैंने ही भारत में पहली बार यह बताया है कि उन्होंने नागपुर का चयन क्यों किया था। अब तो बहुत सारे लोग जान गए होंगे, बात हम ही से फैलती है अब फिर हमारे तक लौट आती है, तो लोग कहते हैं कि सर ये सुने हैं। हम जानते हैं कि यहीं से निकली है। नई बात कहने वाले बहुत कम लोग हैं। तो नागपुर को उन्होंने क्यों चयन किया था? आखिरी किताब भी उनका बुद्ध और उनका धम्म था। और बाबा साहब का जो वो किताब है वो कितने अध्यायों में विभक्त है? 8। एक एक चीज के पीछे सोचिए कितनी गहरी समझ थी उनको कि 8 ही में विभाजन किए अष्टांगिक मार्ग के आधार पर। और लाइब्रेरी का नाम तो जानता है, फूलन देवी का रिलेशनशिप फिर तो नागपुर से था। महाराष्ट्र में जो ये थे सातवाहन राजे, तो जैसे जितना विस्तार इन लोगों ने किया उत्तरी भारत में, सम्राट अशोक ने, सातवाहन राजाओं ने ठीक उसी भाषा में वहां विस्तार किया, मतलब कि दक्षिण भारत में। कनेक्शन तो है। सम्राट अशोक का इतिहास अगर यहां से मिट भी जाएगा तो उसका बाल बांका भी नहीं होने वाला है। इसलिए कि सम्राट अशोक का इतिहास न केवल पाली में, न केवल प्राकृत में, न केवल संस्कृत में, बल्कि इनका इतिहास बर्मी भाषा में, थाई भाषा में, लाओ भाषा में, चाइनीज भाषा में, कोरियाई भाषा में, सोगडियन भाषा में, तमाम भाषाओं में इनका इतिहास लिखा गया है। कहां कहां मिटाओगे? तुम्हारे मिटाने से मिटने वाला है? कोई ऐसा राजा हुआ जिसका इतिहास इतनी सारी भाषाओं में लिखी हुई है? सम्राट अशोक के जितने वंशज हुए, उनके लड़का लड़की, तो सबका इतिहास तो मिल रहा है। दूसरे श्रीलंका से मिला, किनका? अरे भाई, थेर महिंद को तुमने पटना से मिटा दिया। मिटाया तो नहीं, क्योंकि जनता की छाती में आज भी महेंद्र घाट तो है ही है पटना में। गंगा के किनारे जाकर देखाइए, राजा अशोक के लड़के के नाम पर यहाँ महेंद्र घाट है। श्रीलंका में उनका स्तूप मिला है, उस पर थेर महेंद्र का नाम लिखा हुआ है। श्रीलंका से मिल गया इतिहास सम्राट अशोक के पुत्र का। उनकी पुत्री का इतिहास मिल गया नेपाल में। ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 2003 ईस्वी में 8.5 किलो का एक ईंटा मिला है। उसी ईंट पर, एक स्तूप पर नाम है, हाँ, चारुमिता का नाम लिखा है, मिल रहा है।
उनकी जो बेटी थी संगमिता, उसका नाम यहाँ मिला है पनगुररिया में एक यष्टि अभिलेख पर। जो ऐतिहासिक तथ्य है उसको मिलना ही मिलना है, लेकिन जो हवाबाजी है वो कहां से मिलेगा? प्राचीन काल का सबसे पुराना लिटरेरी नाम वही आज मिला है अभी, और दूसरा नहीं मिलता है, वेद पुराण का नहीं मिलता है, वही है। दूसरी चीज कि जो हम लोग इतिहास के किताब में सूत्र युग पढ़ाते हैं, एक ध्यान है आपको? महाकाव्य युग, ये सब तो हटा दिया इतिहासकारों ने। महाकाव्य युग तो सूत्र युग तो उपनिषद युग तो वैदिक युग है ना। तो जो सूत्र युग जो पढ़ाता है ना, वो वही सूत्र युग है जो आपने 7 पुस्तकों की जो चर्चा की भाबरू शिलालेख में। भाबरू वाला में है मोतीलाल जी, भाबरू वाला में है, हाँ बैराट में, हाँ तो बैराट का कोलकाता म्यूजियम में, हाँ कोलकाता म्यूजियम में है। हाँ पर वो बुक्स थी या किस फॉर्म में थी, वो चली कहाँ गई? या आज जो त्रिपिटक है उसी में समाई हुई? हाँ उसी में है। हाँ इस पर तो बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि कौन सा किस पोर्शन में है। इस पर किताबें लिखी गई हैं कि ये जो है ये सूत कहाँ है, किस पिटक में है। इस पर बहुत सारी किताबें हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारी हैं वो हैं। अब ये है कि उसका रूप बदला हुआ है। देखिए, अगर तथागत बुद्ध के सिद्धांतों को जानना चाहते हैं कि भाई तथागत बुद्ध क्या कहे थे, तो ज्यादा खुल आल जाल मत पढ़िएगा तो फेरा में पड़ जाइएगा। इस सब कुछ मिलावटी चीज को बहुत चीज इसमें ये घुसाया गया है। सम्राट अशोक के अभिलेख बुद्ध के सिद्धांत पर ही आधारित हैं, और सम्राट अशोक के अभिलेख में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं है, चूंकि वो पत्थरों पर लिखा गया है। इसीलिए तथागत बुद्ध के सिद्धांतों को चलना है तो सम्राट अशोक के शिलालेख से ही उसके सिद्धांत को कायम किया जा सकता है। इसलिए कि इनका जो शिलालेख है वो बुद्ध के जन्म के करीब है, सबसे करीब है। भले सालों, कई 100 सालों की दूरी है, सबसे ज्यादा करीब है। बाकी जो आपको लिटरेचर है ना, वो सब 2 नंबर का है। इसलिए 2 नंबर का है कि फाहियान खोज रहे थे, मैं तो कह रहा हूं ना, उनको पाली में लिखा हुआ कोई पिटक नहीं मिला, सब संस्कृत में अनुवाद था। जितना आप चीन, जापान, कोरिया जाए सब संस्कृत से। भारत में भी नहीं मिला। वो भारत में वहां 2 नंबर का था, इसलिए असली खोजने आए थे बेचारे। नालंदा गए, पटना आए, श्रीलंका गए तो कुछ चीज मिली थी, है ना। तो वो सब गड़बड़ी है। और एक मिनट, सम्राट अशोक के थ्योरी में ज्यादा घालमेल नहीं है। मैं तो अभी कह रहा था हंस जी से कि बड़ों का आदर करना सीखिए, आदमी को आदमी मानिए, माता पिता की सेवा कीजिए, नौकरों के साथ भी दुर्व्यवहार मत कीजिए। यही सब ना लिखा है सम्राट अशोक ने। यही ना भगवान बुद्ध कहे थे, और कौन सी कहे थे? यही कहे थे। कोई आडंबर ज्यादा नहीं है तथागत बुद्ध में। आडंबर वाले लोग आडंबर फैला रहे हैं। सिंपल सी बात है, करुणा रखिए लोगों के प्रति, दया भाव रखिए, लोगों को मदद कीजिए, ये यही चीज है।